Hello guys, so this is the last video of this course which is on autocorrelation. So this is also a violation of the classical linear regression model. So this basically means कि हम classical linear regression model में assume करते हैं that there is no autocorrelation, and now we will discuss what happens if there is autocorrelation in your data. Now सबसे पहले let us define what is autocorrelation. So autocorrelation is defined as correlation between series of observations ordered in time. Ordered in time. So what do we mean by this? तो जनरली जब मैं बोलता हूँ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन जब हम बोलते हैं तो जनरली वो होता है दो सीरीज के बीच में. सपोज ये आप एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल, इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो आप इसके बीच में कोरिलेशन निकालते हो यूजिंग द फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन standard deviation of x, standard deviation of y. So this is known as correlation. What do we mean by autocorrelation? Autocorrelation का मीनिंग इसमें वर्ड आ रहा है ऑटो. ऑटो का इसमें जो है इम्प्लीकेशन है कि आप उसी सेम सीरीज की कोरिलेशन निकाल रहे हो. उसी सेम सीरीज का कोरिलेशन निकाल रहे हो. अब ना सेम सीरीज का कोरिलेशन कैसे निकाल रहे हो? फॉर एग्जांपल, तो दिस इज जनरली टाइम सीरीज डेटा में होता है. टाइम सीरीज डेटा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप ओवर टाइम अगर किसी वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एक्स वेरिएबल और आप इसकी ऑब्जर्वेशन 1950 से लेकर 2018 तक रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दिस इज अ टाइम सीरीज डेटा. अगर आप इसकी सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हो, इफ यू आर फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन सक्सेसिव ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज, देन it is called as autocorrelation. How do we calculate autocorrelation? For example, so autocorrelation can be calculated for example between xt and xt minus 1. What do we mean by this? See, अगर x का डेटा है 1950, 1951, 1952 से लेकर सपोज जो है ये 2018 तक का डेटा है, ठीक है. तो जब मैं उसी साल का ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, तो 1950 में इसकी वैल्यू थी 110, फिर इसकी वैल्यू 111, 112 ऐसे करके है, ठीक है. तो जब मैं उसी साल के ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ, तो दैट इज एक्स टी डिनोट द टाइम सबस्क्रिप्ट टू डिनोट कि ये टी इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर है, ये टी इज इक्वल टू सेकेंड ईयर है, ये टी इज इक्वल टू थर्ड ईयर है. इसका मैं कोरिलेशन निकाल रहा हूँ xt माइनस वन से. तो xt माइनस वन इज अनदर सीरीज. xt माइनस वन का क्या मतलब है कि उससे एक साल पहले वाला ऑब्जर्वेशन. तो अब 1950 के लिए xt माइनस वन क्या होगा? सिंस यू डू नॉट नो 1949 का 1949 का ऑब्जर्वेशन, तो आपको यहाँ पे डैश करना पड़ेगा, ठीक है. 1951 के लिए xt माइनस वन क्या होगा? 110. 1952 के लिए xt माइनस वन क्या होगा? 111. तो जब अब आपके पास ये दो सीरीज जनरेट हो गई xt एंड xt माइनस वन, तो जब आप इन दो सीरीज के बीच में यू फाइंड आउट व्हाट इज द इन सीरीज के बीच में यू फाइंड आउट व्हाट इज द कोरिलेशन, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑटो कोरिलेशन, ठीक है. देन दैट इज कॉल्ड एज ऑटो कोरिलेशन. व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ऑटो कोरिलेशन? बिकॉज उसी सेम सीरीज के डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के बीच में आप कोरिलेशन निकाल रहे हो, ठीक है. तो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन. नाउ अब ये ऑटो कोरिलेशन रिग्रेशन में क्या है? तो इन द रिग्रेशन कॉन्टेक्स्ट the classical linear regression model assumes that such autocorrelation does not exist in the disturbances or your error term. Such autocorrelation does not exist in the disturbances. What is disturbances? Your error terms ui, ठीक है. तो बेसिकली तो आपको पता है हमेशा जो अजम्पशन होता है वो पॉपुलेशन के लिए होता है. तो इन द रिग्रेशन कॉन्टेक्स्ट क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एज्यूम करता है कि एरर टर्म्स के बीच में देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन. ठीक है. so let me explain this diagrammatically.
Now, as you must have guessed by now or understood by now, so autocorrelation is generally in your time series data. Autocorrelation, it is a problem of time series data. ठीक है, क्योंकि जनरली जो टाइम सीरीज का जो डेटा होता है ना, टाइम सीरीज के डेटा में ऑटो कोरिलेशन बहुत ज़्यादा होता है. वाई? बिकॉज सी ऑटो कोरिलेशन अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्स टी -1. ठीक है, तो ये हो गया 110, 111, 112. ठीक है, अब एक्स टी -1 क्या हुआ? 110, 111. तो जनरली जो है करंट पीरियड की ऑब्जर्वेशन और पुराने पीरियड की ऑब्जर्वेशन जो है उनमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होता है. तो इसमें ऑटो कोरिलेशन हाई आता है. तो अगर आपने सपोज जीडीपी टी सीरीज एंड जीडीपी टी -1 सीरीज को देखा, तो उसमें ऑटो कोरिलेशन हाई आएगा, क्योंकि जीडीपी जनरली क्वार्टर्स में स्टेबल रहता है. तो जो Q1 का जीडीपी होगा उसी का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा Q2 का जीडीपी, सिमिलरली Q3 का जीडीपी. तो इनमें आपस में कोरिलेशन रहता है, तो दैट इज ऑटो कोरिलेशन. ठीक है, तो ऑटो कोरिलेशन इज अ प्रॉब्लम विद टाइम सीरीज डेटा. ना अब हम इसको रिग्रेशन में एक्सप्लेन कर रहे थे. तो मेरा ये कॉन्टेक्ट ये था कि अब आपका इसमें मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका एक्स वेरिएबल है, आपका यहाँ वाई वेरिएबल है. तो जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पहले हम लिखते थे. ठीक है, अब इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो? एक्स की वैल्यूज तो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट ईयर्स की भी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, का तो प्रॉक्सी आप ले सकते हो जीडीपी. ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी जीडीपी की डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन वो वैल्यूज डिफरेंट ईयर्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं. So this I'm writing as x1, x2, x3 and so on. The different years की values हैं. ठीक है, so you have your population regression function which is e of y conditional xi is equals to beta 1 plus beta 2 xi. But not all y will lie on this line. सब ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे. ठीक है, all sorts of combinations you'll have. So what do we mean by तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का ये अजम्पशन होता है कि एरर टर्म्स के बीच में देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन. तो फॉर एग्जांपल, सपोज इस ईयर के लिए ये एरर टर्म आया, बिकॉज ये एक्चुअल वाई वैल्यू है, ये आपने जो है अपने रिग्रेशन मॉडल पॉपुलेशन वाले मॉडल से बोली. ठीक है, so दिस इज योर u1. ठीक है, सिमिलरली ये जो है एक्चुअल वाई वैल्यू ये है और आपके मॉडल से ये आ रही है पॉपुलेशन रिग्रेशन के लिए. सो दिस इज योर u2. तो वो कह रहा है कि फॉर कोरिलेशन बिटवीन u1 u2 गिवन x1 x2, मतलब गिवन टू वैल्यूज ऑफ x और गिवन टू वैल्यूज ऑफ x का यहाँ से मतलब है x की दो वैल्यू दो ईयर्स में, मतलब कि x की डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट ईयर्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरर टर्म है उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है. दिस इज द अजम्पशन विच वी मेक. ठीक है, एंड दिस अजम्पशन इज यूजफुल इन योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सी, जो ये सारे अजम्पशंस हैं, एस्टिमेट तो आप कर सकते हो इन अजम्पशंस को वायलेट करके. एस्टिमेशन का आपकी रिग्रेशन इक्वेशन तो बनी जाएगी, लेकिन अगर आपको इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करने हैं देन ऑल दीज अजम्पशंस शुड सेटिस्फाई. लेकिन अगर ये अजम्पशंस सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आपके इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी. क्यों प्रॉब्लम आएगी? फॉर एग्जाम्पल, आपके ओएलएस एस्टिमेटर्स ब्लू नहीं रहेंगे. जैसे हमने हेटेरोस्केडास्टिसिटी में डिस्कस किया था दैट योर ओएलएस एस्टिमेटर्स ऑल्सो दे आर स्टिल लीनियर एंड अनबायस्ड बट दे आर नो लॉन्गर एफिशिएंट. तो उससे इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो व्हाट डज ऑटो कोरिलेशन मीन कि एक साल का एरर टर्म दूसरे साल के एरर टर्म के इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होना, बिकॉज बाय डेफिनेशन एरर टर्म्स आर समथिंग विच आर रैंडम, विच शुड नॉट हैव सम मीनिंग. ठीक है, मतलब उनका कोई रीजन नहीं होना चाहिए, वो रैंडम है. ठीक है, अगर इनके बीच में कोरिलेशन हो रहा है, जैसे u1 और u2 के बीच में कोरिलेशन हो रहा है, इसका मतलब कि कोई एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमने अपने मॉडल में मिस किया है, जो कि फर्स्ट ईयर के एरर टर्म को भी इम्पैक्ट कर रहा है और सेकेंड ईयर के एरर टर्म में भी आ रहा है. यानी कि कोई एक ऐसा फैक्टर है, तो अब वो एरर नहीं कहला सकता ना, जब वो जो
जो है एरर को इम्पैक्ट कर रहा है. So that means there is one systematic factor which should have been included as an independent variable in your model, but which we have not included. ठीक है, so that is one explanation, because error term should be purely random. So let me give you one more example. We know that output is a function of labor and capital. ठीक है, तो सपोज ये पॉपुलेशन का अगर आपके पास डेटा है, ऑब्वियसली जो है, सपोज क्योंकि 2 डायमेंशनल डायग्राम है, सपोज मैंने कहा कि जो है आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर. ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज आउटपुट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लेबर, एंड दिस इज योर पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन. अब क्या हुआ कि जब तो L1 डेटा, सपोज ये Q1 का डेटा है, L2 लेबर, Q2 का लेबर है. तो जब आप इसमें आपने एस्टिमेट किया, so this is something which you have estimated for the population, because this is E of Q conditional L. लेकिन एक्चुअल जो आउटपुट आया वो सपोज यहाँ पर आया. So this becomes your error. So this is your error U1. Similarly, if corresponding to this level of labor, you estimated this level of output, but actual जो आया वो भी कम आया, वो भी U2 आया. तो ideally there should not be any relationship between U1 and U2. अब for example कि first quarter में expected output और actual, so this is the actual output, this is your actual output, and this was the expected output. तो क्यों actual output कम आया expected output से? So for example the reason could be कि उसमें एक लेबर स्ट्राइक हो गई. ठीक है, तो ऑल्दो आपके पास इतना लेबर सैंक्शन था, बट उन लोगों ने काम नहीं किया. ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट कम आ गया. नाउ a priori there is no reason to believe that before performing the experiment there is no reason to believe that the labor strike will be carried over to the next quarter. भाई वो तो फर्स्ट क्वार्टर का डिस्रप्शन था. वो हम तो अपने मॉडल में ये अज्यूम करेंगे कि जो है लेबर स्ट्राइक दूसरे क्वार्टर में कैरी नहीं हुई. ठीक है, लेकिन अगर आपने चेक किया और आपके U1 और U2 में रिलेशनशिप आ रहा है, कोरिलेशन आ रहा है. ठीक है, एंड उसका रीजन कुड बी कि लेबर स्ट्राइक सेकेंड क्वार्टर में भी गई. So now this is no longer an error term. So labor strike should be an independent variable in your model. ठीक है, कि लेबर स्ट्राइक जो है वो Q1 को भी इम्पैक्ट कर रही है, Q2 को भी इम्पैक्ट कर रही है. So it should be an independent variable in your model. So what do we mean by this is कि error term of first quarter, error term of Q1 first quarter shouldn't have. So basically इससे Q से कंफ्यूज नहीं था. यहाँ Q is your output, you can write O here. ठीक है, and यहाँ Q1 is Q1. Error term of Q1 shouldn't have any impact on error term of Q2. ये assumption है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का कि Q1 में जो एरर आ रहा है वो Q2 के एरर को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए. Q1 में एरर किस वजह से आ रहा है कि उसमें लेबर स्ट्राइक हुई. Q2 का एरर आने का वजह कुछ और होनी चाहिए. अगर सेम वजह है, उसी की वजह से वो हो रहा है, दैट मीन्स जो रीजन है वो रैंडम रीजन नहीं है. दैट शुड बी इंक्लूडेड एक्सप्लिसिटली इन योर मॉडल. अदरवाइज जो है आपके रिजल्ट गलत होंगे. जो आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करोगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह के, तो रिजल्ट गलत आएंगे. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कि so our model assumes that there is no autocorrelation, कि error term के बीच में कोई correlation नहीं है. लेकिन what happens if there is autocorrelation? So in this video we will discuss what happens if there is autocorrelation. ठीक है, तो
Now, why does autocorrelation occur? So let me give you 3 examples. Why does autocorrelation occur? पहला तो यही है कि टाइम सीरीज डेटा अगर आपके पास है, टाइम सीरीज डेटा है, तो उसमें ऑटो कोरिलेशन माइट बी अ रूल रादर देन एन एक्सेप्शन. जैसे हमने हेटेरोस्केडास्टिसिटी किसमें होता है? क्रॉस सेक्शनल डेटा में, टाइम सीरीज डेटा में. तो इन टाइम सीरीज डेटा ऑटो कोरिलेशन might be a rule rather than an exception. ये मतलब टाइम सीरीज डेटा में तो जनरली ऑटो कोरिलेशन होता ही है. व्हाई? बिकॉज इन टाइम सीरीज डेटा successive observations are likely to be interdependent or correlated. तो इसका क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. तो कंजम्पशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है. तो आपने डिफरेंट ईयर्स का कंजम्पशन फिगर्स किया, डिफरेंट ईयर्स का इनकम फिगर्स किया. ठीक है. आपने एरर निकाला अगर पॉपुलेशन के लिए, तो विच इज सी आई माइनस ई ऑफ सी आई कंडीशनल वाई आई. सी आई वाई हेयर इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज योर इनकम. ठीक है. तो क्योंकि कंजम्पशन के फिगर्स आपस में रिलेटेड है, इनकम के फिगर्स आपस में रिलेटेड है, जो कि जनरली टाइम सीरीज डेटा में होता है कि एक मतलब सपोज ये 1952 की फिगर इतनी ज़्यादा फर्क नहीं होगी 1951 से. ठीक है. तो उनके आपस में बीच में कोरिलेशन होता है. तो क्योंकि ये वेरिएबल्स खुद टाइम सीरीज डेटा है, तो इनके जो एरर्स आएंगे उनके बीच में भी कोरिलेशन होगा. ठीक है. तो टाइम सीरीज डेटा में जनरली ऑटो कोरिलेशन इज अ रूल. इट इज अ जनरल फिनोमिना रादर देन एन एक्सेप्शन. ठीक है. सेकंड इज मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर. कि आपने मॉडल जो है गलत स्पेसिफाई किया है. इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं. इस वाले में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्लूडेड वेरिएबल केस. Now let me explain this. Suppose we have the following model. That y is equals to beta 1 plus beta 2 x2 t plus beta 3 x3 t plus beta 4 x4 t plus ut. ठीक है. अब क्या चेंज मैंने आपको ये मॉडल में किया है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि ये टाइम सीरीज मॉडल है, इसलिए आप आई ना लिखकर इसमें टी लिख रहे हो. तो टी बेसिकली रिप्रेजेंट कि ईयरली या जो भी मतलब आपके टाइम पे ऑब्जर्वेशन है. ठीक है. टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन है. जैसे उसमें तो आपके होते थे ना कि आपने सपोज क्रॉस सेक्शनल में क्या है कि सेम टाइम पे डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल यूनिट के ऑब्जर्वेशन है. 2018 में ही आपने डिफरेंट कंट्रीज का जीडीपी ले रहा है, तो आप इसमें आई लिखते हो. इसमें क्या है कि आप टाइम सीरीज ऑब्जर्वेशन है. तो ये वैल्यूज क्या है? y x2t x3t x4t. ठीक है. तो 1950 में y की क्या वैल्यू है, x2 की क्या वैल्यू, x3 की क्या वैल्यू, x4 की क्या वैल्यू है. 1951 में y की क्या वैल्यू, x2 की क्या है, x3 की क्या है. तो क्योंकि ईयर में ऑब्जर्वेशन है या मंथ में है या क्वार्टर में है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर आई की जगह टी लिख देते हैं. और बाकी इससे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है. इससे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है. नाउ व्हाट आर y x2 x3 x4 हियर. So y is suppose quantity of coffee demanded. Y is quantity of coffee demanded.
y is quantity of coffee demanded, x2 is price of coffee, x2 is price of coffee, x3 is consumer income, x3 is consumer income, and x4 is price of tea. Okay, it is price of tea. So that means quantity of coffee is a function of price of coffee, consumer की income, and price of tea, which is a substitute good. ठीक है. However, so this is the actual model. ये correct model है. ठीक है. Where जब आपने price of coffee लिया, it is as a function of quantity demanded of coffee is a function of price of coffee, income of the consumer, and price of tea. ठीक है. However, for some reason, we run the following regression. However, for some reason, we run the following regression कि हम correct regression ना run करके, suppose हम ये regression run कर रहे हैं, that yt is equals to beta 1 plus beta 2 x2t plus beta 3 x3t plus vt. ठीक है, this is a new regression, तो आपका error term vt हो गया. So बट दिस इज एन इनकरेक्ट रिग्रेशन बिकॉज इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें प्राइस ऑफ टी इग्नोर कर रहे हो. तो आपके जो अब आप प्रिडिक्ट करोगे यूजिंग, सो यू हैव वैल्यूज ऑफ वाई, यू हैव वैल्यूज ऑफ x2, यू हैव वैल्यूज ऑफ x3. ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर आप प्रिडिक्ट करते हो, तो इसके बेसिस पे कि आपने ये ध्यान रखना, ऑटो कोरिलेशन हम कहते हैं कि यूआई में नहीं होना चाहिए. तो सैम्पल में उसका प्रॉक्सी क्या है, यूआई हैट. तो कभी कभी मैं इसका एक्सप्रेशन यूआई हैट के टर्म्स में भी दे दूंगा, बट अभी सपोज हम पॉपुलेशन के में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो यूजिंग दिस you get your, suppose we have the entire population with us, so we estimate our regression equation which is e of y conditional x2 x3. ठीक है, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया कि ये वैल्यूज आएंगी, लेकिन एरर आएगा, एरर होगा y1 माइनस तो y माइनस ई ऑफ y कंडीशनल x2 x3. तो आपके कुछ ui की वैल्यूज आएंगी. अब आप देखोगे कि इन ui ut या ui, अब यहाँ ui की जगह ut हो जाएगा बिकॉज सब्सक्रिप्ट टाइम है. इन ut में देर वुड बी ऑटो कोरिलेशन. बाय बिकॉज एक जो पर्टिकुलर हमने वेरिएबल है वो मिस कर दिया, जो कि इम्पोर्टेंट वेरिएबल था. तो अब वो किस में जाके कैप्चर हो रहा है, वो आपके एरर टर्म्स में कैप्चर हो रहा है. ठीक है, वो आपके एरर टर्म्स में कैप्चर हो रहा है. तो in equation 2 your vt would be of the form beta 4 x4t plus ut. कि भाई ये एक सिस्टमैटिक एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल था जो कि इंक्लूड होना चाहिए था, जो आपने अब नए अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं करा. तो वो कहाँ आएगा, उसका इम्पैक्ट एरर टर्म्स में आएगा. ठीक है, सो vt would be that वेरिएबल विच यू हैव नॉट इंक्लूडेड इन योर मॉडल, प्लस जो दूसरी वजह से एरर टर्म आता है कि फंक्शनल फॉर्म गलत है, आपके डेटा लेने में गलतियां हो गई, वो तो बाकी रीजन रहते ही हैं. बट एक ये बड़ा सिस्टमैटिक कंपोनेंट आपके अब एरर्स में इंक्लूड हो जाएगा. जब सिस्टमैटिक कंपोनेंट इंक्लूड हो रहा है, व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टमैटिक कंपोनेंट, कि ये वेरिएबल आपके एक्चुअल मॉडल में इंक्लूड होना चाहिए था बट आपने नहीं किया. तो अब इन एरर्स के बीच में रिलेशनशिप आएगा, क्योंकि वो वाला वेरिएबल जो है इंपॉर्टेंट वेरिएबल था. ठीक है, तो द होल क्रक्स है कि एरर शुड बी रैंडम. ठीक है, एरर आने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके एरर्स में रिलेशनशिप आ रही है तो दैट मीन एक वेरिएबल था जो कि इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन आपने अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं किया. ठीक है, सिमिलर इज थर्ड पार्ट. So again an example of a model specification error, but this is of the type, so we have a model specification error, but this is of the type that suppose there is you have used an incorrect functional form. What do we mean by this? Suppose the true model
in a cost output study is, suppose the true model in a cost output study is that marginal cost is a function of your output and it is also a function of output square. It is a function of output and it is also a function of output square. So this is the true model. और अगर आप इसको उसके टर्म्स में कर रहे हो इकोनोमेट्रिक्स में, तो मार्जिनल कॉस्ट टी क्यू टी, अगेन यहाँ पर टी एंड ये यू टी हो गया, ठीक है. बट इफ वी fit the if we run the following regression, कि हमने ये actual regression है, then marginal cost is a function of output and output square. But if we suppose run the regression that marginal cost is equal to alpha 1 plus alpha 2 qt plus vi, so basically so marginal cost t plus vt कर दो इसको यहाँ पर. तो marginal cost in period t is a function of only qt. हमने मतलब उसको सिर्फ लीनियर फंक्शन लिया आउटपुट का, हमने उसको नॉन लीनियर नहीं लिया, जबकि थ्योरी कहती है कि उसका नॉन लीनियर फंक्शन होना चाहिए. जब आप इस मॉडल को वो करोगे तो हेयर vt will capture what will it capture? It will capture beta 3 qt square, it will capture plus ut, beta 3 qt square plus ut आएगा. मतलब क्योंकि एक्चुअल में तो ये मॉडल है ना आपका, अच्छा तो इसकी जगह आप ये रन कर रहे हो. तो अब आप अगर इस मॉडल को रन कर रहे हो तो इस मॉडल के जो एरर टर्म्स हैं उनमें इनका इम्पैक्ट आएगा और इसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो मतलब उनमें ऑटो कोरिलेशन होगा. इसलिए इम्पैक्ट आ रहा है तो ये सिस्टमैटिकली उनको इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है. तो द एरर टर्म्स vt in the incorrect model, error terms vt in the incorrect model will display a systematic pattern, that is they will be autocorrelated. ठीक है. तो अगर आपने जो है गलत फंक्शनल फॉर्म ले ली या कोई वेरिएबल आना चाहिए था आपके मॉडल में आपने नहीं लिया, तो उसकी वजह से तो इट कैन बी ऑटो कोरिलेशन इन योर डेटा. ठीक है. नाउ so this is how autocorrelation emerges in the data. Now what are the consequences of autocorrelation? So basically कि अगर आपके डेटा में autocorrelation है और आप अपने OLS लगा रहे हो, आप अपना regression run कर रहे हो, so what are its consequences? The first consequence is that your OLS estimators are still linear and unbiased. वो अभी भी लीनियर ही रहेंगे और अनबायस्ड ही रहेंगे, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. सेकेंड इज बट दे आर नॉट एफिशिएंट. ये जो हेटेरोस्केडास्टिसिटी में भी चेंज आया था वो इसमें भी चेंज आएगा कि दे आर नॉट एफिशिएंट. दैट इज दे डू नॉट हैव या दे नो लॉन्गर हैव मिनिमम वेरिएंस. That is they are not blue. The third is estimated variances of OLS estimators underestimate true variances. Now what do we mean by this? कि अब जब अगर आप OLS estimators, what are your OLS estimators? beta 1 hat, beta 2 hat, beta 3 hat. अगर ऑटो कोरिलेशन के प्रेजेंस में अगर आप इनकी वेरिएंस निकालते हो, तो इन दिस केस तो जो वो वेरिएंस आती है वो एक्चुअल
जो उनकी वेरिएंस होती है उससे कम आती है। ऑटो कोरिलेशन के प्रेजेंस में प्रूफ अगेन नहीं करना, ठीक है। कि अगर ऑटो कोरिलेशन के प्रेजेंस में अगर आप उनकी वेरिएंस निकालते हो तो जो वो वेरिएंस आती है वो कम आती है कंपेयर टू ट्रू वेरिएंस, जो कि नो ऑटो कोरिलेशन सिचुएशन में आनी चाहिए थी। तो अब हम क्या कह रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट किस पे होगा, टी टेस्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल तो टी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, बीटा टू हैट माइनस बीटा टू अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू हैट। What I am saying is in presence of autocorrelation, in presence of autocorrelation, in the presence of autocorrelation, your variance of beta 2 hat, your variance of beta 2 hat increases. Oh, sorry, uh, variance of beta 2 hat decreases because we underestimate कर रहे हैं. What we have written is that they underestimate true variance. So variance of beta 2 hat decreases. This means standard error of beta 2 hat decreases. Standard error of beta 2 hat decreases. यानी कि इस केस में डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया. डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया मतलब टी इंक्रीज हो गया. टी इंक्रीज हो गया. तो अब टी इंक्रीज होने का मतलब, देखो टी तो इंक्रीज हुआ बट ये गलत इंक्रीज हुआ क्योंकि एक्चुअल वेरिएंस की वजह से इंक्रीज नहीं हुआ. ठीक है, तो आपका टी इंक्रीज हो गया. तो अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है, दैट बीटा टू इज इक्वल टू जीरो. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज बीटा टू नॉट इक्वल टू जीरो. और ये हम नल को कब रिजेक्ट करते हैं, यू रिजेक्ट द नल इफ टी कैलकुलेटेड, you reject the null if t calculated is greater than t critical. So in this case you will increasingly reject the null. So in autocorrelation we will increasingly reject the null. We will increasingly reject the null, thereby giving the impression that a particular coefficient, thereby giving the impression that a particular coefficient is statistically different from zero, that a particular coefficient is statistically different from zero when it is not, क्योंकि एक्चुअल में तो नहीं है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, लेकिन क्योंकि आपका वेरिएंस गलत एस्टिमेट हुई, कम एस्टिमेट हुई ऑटो कोरिलेशन की वजह से, तो आपकी जो टी वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी. तो आपका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने नल को रिजेक्ट कर दोगे. नल को रिजेक्ट करोगे मतलब आप बोलोगे कि हाँ, जो आपका कोफिशिएंट है वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम जीरो है. मतलब वो statistically different from zero मतलब that the coefficient is statistically significant, the variable has a statistically significant impact on the dependent variable. लेकिन एक्चुअल में तो ये नहीं है ना, वो तो क्योंकि वेरिएंस गलत एस्टिमेट हुई है इसलिए हुआ है. ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन कि आपका जो टी टेस्ट के बेसिस पे जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा. ठीक है, so basically in case of autocorrelation you can write that usual T and F tests are not reliable. ठीक है, and also ये भी ऑब्जर्व किया गया है in the presence of autocorrelation the computed R square, ठीक है, is an unreliable measure, गलत आता है, is an unreliable measure of true R square. तो computed R square आता है वो गलत आता है, it is an unreliable measure of true R square. ठीक है, so these are the consequences if you apply OLS in the presence of autocorrelation. Now, how do you detect autocorrelation in your data? How do you detect autocorrelation in your data? So methods of detecting autocorrelation. The first is graphical method.
in the graphical method what do we do is we plot u hat t. देखो आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑटो कोरिलेशन हम जब लिखते हैं तो हम एरर टर्म्स पॉपुलेशन वाले लिखते हैं ut, लेकिन क्योंकि आपके पास कभी ut तो अवेलेबल होगा नहीं, तो आप उसको किससे प्रॉक्सी करते हो, जो आपके सैंपल के रेसिडुअल्स आते हैं u hat t का. So what do we do is plot u hat t against t. Plot u hat t against t. So this basically means you have yt data, you have xt data, then you calculate your y hat t, that is the estimated value for different years, and you calculate the residuals for different years. ठीक है. So आप इन residuals को against time plot करोगे. इन residuals को against time. तो ये t is equals to 1 में residual ये है, t is equals to 2 में residual ये है, t is equals to 3 में residual ये है. तो ये प्लॉट करोगे. ठीक है. तो सपोज यू गेट अ प्लॉट लाइक दिस. ठीक है. सो देयर कैन बी डिफरेंट प्लॉट्स. तो आपके बुक में ये डिफरेंट ये वाले प्लॉट दे रखे हैं कि सपोज ऐसा प्लॉट आया. दिस इज फर्स्ट, वी विल डिस्कस इन द एंड. पहले हम प्लॉट्स बना लेते हैं. ठीक है. सेकेंड इज कि आपका सपोज ऐसा प्लॉट आया. आप यहाँ देखोगे कि नीचे की एक्सिस भी बना रहा हूँ क्योंकि एरर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, या रेसिडुअल्स कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. कुछ ऐसा प्लॉट आया. ठीक है. थर्ड में कुछ ऐसा प्लॉट आया. ठीक है. फोर्थ में विद टाइम ये आपका कुछ ऐसा प्लॉट आ रहा है. ठीक है. पॉजिटिव एरर्स ऊपर, नेगेटिव एरर्स ऐसे नीचे. तो आप इसमें से किस में बोलोगे कि ऑटो कोरिलेशन है? तो ऑटो कोरिलेशन आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में है, बिकॉज देयर इज सम पैटर्न इन हाउ दीज एरर्स आर मूविंग विद टाइम. तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या पैटर्न है कि ये साइक्लिकली आपके एरर टर्म्स में एक साइक्लिकल पैटर्न है, तो मतलब वो रिलेटेड है. सिमिलरली इसमें भी वो पॉजिटिवली रिलेटेड लग रहे हैं आपको, देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड. ठीक है. इसमें भी वो आपको जो है तो देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड. तो बेसिकली अगर कोई ट्रेंड है आपके इसमें डेटा में ऑटो एरर टर्म्स में, तो ऑटो कोरिलेशन है. तो यू हैव ऑटो कोरिलेशन इन 1, 2 एंड 3, बट इसमें विद टाइम कोई पैटर्न नहीं हो रहा, कांस्टेंट ही है आपके, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा इनमें. तो देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन इन दिस. there is no autocorrelation in this. ठीक है. So basically this is a rough method, not a very foolproof method. तो हम एक दूसरा फिर एक statistical method discuss करते हैं, which is a much better method of detecting autocorrelation. It is called as Durbin-Watson D-test. Durbin-Watson D-test. ठीक है. ये दो इकोनोमेट्रिशियंस डर्बिन एंड वॉटसन ने ये दिया. दो इकोनोमेट्रिशियंस डर्बिन एंड वॉटसन ने ये दिया. So this is a much formal procedure. So this test uses the D statistic. जैसे Z स्टैटिस्टिक होता है, T स्टैटिस्टिक होता है, S स्टैटिस्टिक होता है, ऐसे D स्टैटिस्टिक होता है. This test uses the D statistic, which is defined as D is equals to summation T is equals to 2 से N U hat T minus U hat T minus 1 whole square upon summation T is equals to 1 to N U hat T square. So this is easy. आपको कभी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा डी स्टैटिस्टिक. ठीक है. आपको हमेशा गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, बट यू शुड नो कि कैलकुलेट कैसे हो रहा है. तो इजी है कि आपने
यू हैव वाई टी डेटा, यू हैव एक्स टी डेटा, आपने वाई हैट टी कैलकुलेट करी एस्टिमेटेड वैल्यू, फिर आपने यू हैट टी कैलकुलेट किया। तो सपोज पहला एरर आया -10, फिर आया 20, फिर आया -5, फिर आया 30। तो आपने एक और सीरीज कैलकुलेट करी यू हैट टी -1। तो फर्स्ट वाले के लिए तो कुछ नहीं है, सेकेंड वाले के लिए इट वुड बी -10, देन इट वुड बी 20, देन इट वुड बी -5। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू डू यू हैट टी माइनस यू हैट टी -1 सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना है, बिकॉज फर्स्ट ईयर से आपको पता है कि नहीं है पूरा डेटा। सो इट वुड बी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 20 माइनस ऑफ -10 होल स्क्वायर, देन -5 -20 होल स्क्वायर, देन 30 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर, एंड नीचे तो क्या करना है, सिर्फ ये 1 से स्टार्ट है, सो इट वुड बी -10 होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। So this is how you define as the this is how you define as your D statistics. This is how you define as your D statistics. ठीक है। Now to apply this test, तो ये एक statistic है, तो ये टेस्ट जो है इस स्टैटिस्टिक को यूज कर रहा है, ये टेस्ट जो है इस स्टैटिस्टिक को यूज कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका कहाँ यूज है। Now before applying this test there are several assumptions। ठीक है, ये टेस्ट कब हम अप्लाई कर सकते हैं, assumptions of, इसको हम DW टेस्ट भी बोलते हैं, डर्बिन वाटसन, या सिर्फ डी टेस्ट भी कहीं कहीं लिखा होता है। assumptions of डर्बिन वाटसन डी टेस्ट, फर्स्ट इज रिग्रेशन मॉडल includes an intercept term। रिग्रेशन मॉडल इंक्लूड्स एन इंटरसेप्ट टर्म, मतलब आप ये उन्हीं रिग्रेशन मॉडल्स में लगा सकते हो जिसमें एक इंटरसेप्ट टर्म होता है। ठीक है, एक्चुअली आपके ये कुछ मॉडल्स होते हैं जिनमें बिना इंटरसेप्ट के भी हम रन करते हैं रिग्रेशन, लेकिन उसमें फिर आप डर्बिन वाटसन डी टेस्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, सेकंड, इन दिस केस the second assumption is that your error terms ut are generated by the following mechanism. Error terms ut are generated by the following mechanism. The mechanism is that the error term of period t is some proportion of error term in period t minus 1 and a random error term. So what we are saying कि इस 1951 का जो error term है वो कुछ proportion है, where you can interpret this rho as your coefficient of autocorrelation। coefficient of autocorrelation कुछ proportion है, या ठीक है, ut is some proportion of पिछले ईयर का error term, ठीक है, प्लस एक अपना अलग से एरर टर्म, प्लस एक दूसरा एरर टर्म। तो ऐसा नहीं है कि व्हाट वी आर सेइंग 1951 का जो एरर टर्म आया विच इज माय यूटी, ठीक है, ये क्या है, ये 1950 का जो एरर टर्म आया, बिकॉज वी आर सेइंग कि ऑटो कोरिलेशन है, तो ऑटो कोरिलेशन एरर टर्म्स में, तो इसका जो एरर टर्म आया वो कुछ प्रपोर्शन है 1950 के एरर टर्म का, दैट प्रपोर्शन डिपेंड्स ऑन ऑटो कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, रो इज 1। तो यानी कि बिल्कुल जो है 1951 का जो एरर टर्म है, बिल्कुल 1950 के एरर टर्म प्लस एक जो एरर टर्म के बाकी रीजंस होते हैं, ठीक है, मेजरमेंट एरर्स और वो सब। ठीक है, तो ये वाला मेथड जो है डर्बिन वाटसन टी टेस्ट, ये तभी लग सकता है जब आपका यूटी जो है इस फॉर्म का हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि यूटी सपोज इस फॉर्म का है, ठीक है, कि मतलब इस पीरियड का जो एरर टर्म है वो 2 पीरियड के पुराने एरर टर्म पे इम्पैक्ट कर रहा है, तब तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट लेकिन अगर ये वाला केस है तो यू कांट अप्लाई डी टेस्ट। ठीक है, तो वन ऑफ द अजम्पशंस ऑफ द डर्बिन वाटसन डी टेस्ट है कि जो इस पीरियड का एरर टर्म है वो सिर्फ पुराने पीरियड के एरर टर्म पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ पुराने पीरियड के एरर टर्म पे डिपेंड करता है। इसको हम बोलते हैं AR1 सीरीज, ऑटो रिग्रेसिव 1 सीरीज। ठीक है, ऑटो रिग्रेसिव 1 सीरीज का क्या मतलब है कि इस पीरियड का एरर टर्म सिर्फ
पुराने वाले पीरियड के रिटर्न पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, दिस इज AR2 सीरीज, दिस इज AR2 सीरीज। So D test can be used, D test can be used only for AR1 series, it can be used only for AR1 series, ठीक है। This is the second assumption. Now the third assumption is that the regression does not contain the lagged values. The regression does not contain the lagged values of the dependent variable. The regression does not contain the lagged value of the dependent variable. What do we mean by this? The test is not applicable. The test is not applicable to models like yt is equal to beta 1 plus beta 2 x2t plus beta 3 yt minus 1 plus ut. तो कुछ रिग्रेशन मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनमें लैग्ड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज इंक्लूडेड एज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनमें ऑटो कोरिलेशन चेक करने के लिए वी कांट यूज डी टेस्ट। We can't use. So what are the assumptions for applying d-test? First, इस regression model में intercept term होना चाहिए, second AR1 scheme होनी चाहिए, and third dependent variable की lagged value आपके जो है as one of the explanatory variables नहीं होने चाहिए, Is this clear? Okay. In the next video, we will actually see how do we check for autocorrelation using this D statistics. Okay.